नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है राजगुरु कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। कल क्लास नंबर 1 मैंने डाल दी थी पॉलिटिकल साइंस की, आज क्लास नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। कल वाली क्लास में हमने दो चीज़ों को एक बार बता देता हूं। मैंने दो चीज़ें करवाई थी आपको कि एक तो संविधान क्या है, दूसरा मैंने कल आपको बता दिया था कि राज व्यवस्था क्या है। इन दोनों की डेफिनेशन कल मैंने आपको समझा दी थी। तीसरा मैंने एक आपको कल थोड़ा सा बता दिया था गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। क्या भाई? गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनके बारे में। मतलब तीन प्रकार की संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो उनका बेसिक थोड़ा मैंने आपको बता दिया था। आज जो हमारी दूसरी क्लास है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि संविधान का महत्व क्या होता है, संविधान का वर्गीकरण क्या है। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सरकार का स्वरूप कैसा है, एकात्मक के क्या लक्षण होते हैं, संघात्मक के क्या होते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, संघात्मक क्या है, अर्धसंघीय क्या है, लोकतांत्रिक राजतंत्रात्मक क्या फर्क होता है। ये इस प्रकार की चीजें काफी बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो उसका जो मतलब आंसर है वो ये सारे यहीं से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। संविधान क्या होता है भाई? एक बार इसकी बेसिक थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। संविधान क्या है? देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए आधारभूत नियमों, कानूनों व परंपराओं का संकलन संविधान कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। कब कहलाएगा संविधान? पहला तो ये जो संकलन है, जो संग्रह है, ठीक है, उसको क्या प्राप्त हो? वैधानिक दर्जा प्राप्त हो। क्या हो भाई? वैधानिक दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, ये जो संकलन है, ये संकलन उस देश की क्या होनी चाहिए? देश की सर्वोच्च विधि होनी चाहिए, सर्वोच्च विधि होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो ये संकलन उस देश का क्या कहलाएगा भाई? संविधान कहलाएगा। ठीक है, कंप्लीट। इससे आगे देखो, इससे आगे जो है वो है संविधान का महत्व। संविधान का महत्व, देखो संविधान का महत्व क्या है। वैसे बेसिक मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताऊं एक बार बोल के कि जैसे किसी देश में शासन प्रणाली कैसी है, इसका पता हमें चलेगा संविधान से। जनता और सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध है, ये भी हमें पता चलेगा संविधान से। किसी भी देश में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के पास कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों की क्या क्या शक्तियां हैं, इनका हमें किससे पता चलता है? इसी से पता चलता है। किसी देश में शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है, ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों का अगर हम देखें तो एक ही चीज है, संविधान। संविधान अगर हमने पढ़ लिया तो संविधान से हम ये बता सकते हैं इस देश की राज व्यवस्था इस प्रकार के है, इस देश की शासन व्यवस्था इस प्रकार के है, इस देश का जो सरकार है उसका स्वरूप ऐसा है, इस देश की सरकार के ये अंग होते हैं, इन अंगों के पास ये शक्तियां हैं। अगर हमने संविधान पढ़ लिया तो वही चीजें हमें इसमें पढ़नी। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं, संविधान से हमें, संविधान से हमें शासन पद्धति का पता चलता है, शासन पद्धति का पता चलता है। कैसे? शासन पद्धति दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। दूसरी होती है राजतंत्रात्मक, ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये क्या होती है? मोनार्की, राजतंत्र। मतलब किसी भी देश से हमें, मतलब किसी भी देश का अगर हमें शासन पद्धति का पता करना है तो उस देश का क्या पढ़ लो? संविधान पढ़ लो। क्योंकि
संविधान के ऊपर ही क्या चल रहा है, पूरा का पूरा देश चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, उस देश को शासन चलाने के लिए, देखो उस देश का शासन चलाने के लिए जो नियम कानून या परंपराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, संविधान। अगर हमें ये पता चल गया कि इस देश का शासन इस प्रकार से चलाया जा रहा है, तो हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या पता चलता है, दूसरा हमें पता चलता है संविधान किसी भी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है, तय कर देता है कि राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, अगर मैं बात करूं जैसे उदाहरण के तौर पे, राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होगी, संघात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी। अर्ध संघात्मक होगी। ठीक है। एकात्मक मतलब यूनिटरी, संघात्मक फेडरल वाली, और ये क्वासी फेडरल। ठीक है। मतलब मैंने कल बताया था आपको राज व्यवस्था क्या होती है। देखो जब आप पहला वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आएगी कि राज व्यवस्था एक्चुअल में क्या चीज है, संविधान क्या है। अब इनका हम क्या पता, इनसे हम क्या पता चल रहा है, उस देश का क्या कर रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं, उस देश का प्रशासनिक वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उस देश में शासन कैसे चल रहा होगा, ये हम बता रहे हैं। ठीक है। तो एकात्मक में क्या होगा, यूनिटरी। एकात्मक का मतलब होता है, यूं समझो कि एक ही जगह से क्या होगा भाई, एक ही जगह से क्या चलना भाई, शक्तियों का आदेश जारी होना। जैसे यूं कह सकते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण। यूनिटरी में क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण। संघात्मक क्या होगा भाई, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और इसमें क्या पाए जाएंगे, दोनों लक्षण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, दोनों लक्षण। जैसे मैं थोड़ा समझा दूं आपको थोड़ा सा, कि आप यूं मान के चलें कि जैसे भारत है, क्या भाई, जैसे भारत है, भारत में लग गई आपातकाल। क्या लग गई भाई, आपातकाल लग गई। ठीक है। आपातकाल लगेगा तो क्या हो जाएगा भाई, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी, आपातकाल में मेनली ये समझो कि आपातकाल लगने के बाद क्या हो जाती है, आपातकाल किसी भी जो कंडीशंस होती हैं, आपको पता है किन किन कंडीशन में लगाया जाता है भैया, तो कोई बाहरी आक्रमण या इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो गई हो। ठीक है। अगर लग गया आपातकाल तो क्या हो जाएगा कि जो शक्तियां हैं, विधानसभा है या फिर संसद है, वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से भंग हो जाएंगी, और शक्ति किसके पास चली जाएगी, सीधे के सीधे राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। अब जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री शासन चलाने के लिए क्या नहीं है भाई, कैपेबल नहीं है, तो वहां मान लो आपातकाल लग गया। आपातकाल लग गया इसका मतलब क्या हो गया, किसके पास चला गया शासन, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल किसके अनुसार कार्य करता है, राष्ट्रपति के अनुसार। तो ये मान के चलो कि पूरे भारत में मान लो आपातकाल लग जाए तो एक ही व्यक्ति का आदेश जारी होंगे। क्या आदेश जारी होंगे भाई, बताइए क्या आदेश जारी होंगे। आदेश ये जारी होंगे कि भाई राष्ट्रपति ने जो आदेश दे दिया वो पूरे देश में क्या होगा भाई, मान्य होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो उस बेस में क्या होता है कि जो आदेश होते हैं, जो शक्तियां एक ही पॉइंट से चलती हैं, क्या चलती हैं, एक ही पॉइंट से। ठीक है। संघात्मक में क्या होगा, संघात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है कि संसद के पास, मतलब प्रधानमंत्रियों के पास एक अलग शक्तियां होती हैं, फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास एक अलग शक्तियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन भारत में कैसा है बताइए, भारत में अर्ध संघात्मक है। क्या है भाई, अर्ध संघात्मक। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरे शक्ति किसके पास, एक ही व्यक्ति के पास। किसके पास, हेड ऑफ द नेशन अपना, उसके पास। अगर नहीं लगता है तो शक्तियां क्या है भाई, बटी हुई है। और तो ये दोनों लक्षण भारत वाले में पाए जाते हैं। तो भारत में कैसे है भाई, अर्ध संघीय व्यवस्था है। कैसी है भाई, अर्ध संघीय व्यवस्था।
तीसरा अगर हम बात करें, पहला तो मैंने आपको क्या बताया था कि उस देश की शासन पद्धति का, दूसरा उसकी राज व्यवस्था का, तीसरा है संविधान से हमें सरकार का स्वरूप पता चलता है। सरकार का स्वरूप पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं संसदात्मक प्रणाली, ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, दूसरा अगर मैं बात करूं अध्यक्षात्मक प्रणाली, तीसरी अगर मैं बात करूं वो तीसरी क्या होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। अरे हम पढ़ते नहीं कि भारत में संसदीय प्रणाली कहां से लेगी, इसका मतलब भारत में क्या है, संसदात्मक प्रणाली है। इसका थोड़ा सा बेसिक समझो, थोड़ा सा बेसिक क्या है देखो मैं बताता हूं। दो चीजें होती हैं देखो, एक तो होता है हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र प्रमुख, एक रूल ऑफ प्रमुख, रूल ऑफ हेड ऑफ द रूल। यूं मान लो कि आप इसको यूं समझ लो, शासन का प्रधान, शासन का प्रधान, ठीक है। तो भारत में हेड ऑफ नेशन कौन है, भारत में हेड ऑफ नेशन राष्ट्रपति है। और वास्तविक शक्तियां किसके पास, देश चलाता कौन है, प्रधानमंत्री। वास्तविकता में देश कौन चलाता है, प्रधानमंत्री। तो दो प्रमुख हो गए ना, एक तो राष्ट्र प्रमुख हो गया, एक सत्ता का प्रमुख हो गया। क्या हो गया, सत्ता का प्रमुख। सत्ता का प्रमुख कौन है भाई, प्रधानमंत्री होगा। तो ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं जहां होती हैं वो तो क्या होता है, संसदात्मक प्रणाली हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। कि मतलब हेड ऑफ नेशन अलग होता है और सत्ता का जो प्रमुख होता है या सरकार का जो प्रमुख होता है वो अलग होता है। तो ये संसदात्मक प्रणाली का लक्षण है। बाकी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी है। अब जब इसका स्पेशल टॉपिक होगा उसमें आपको पूरी डिटेल से मैं करवाऊंगा। दूसरा अध्यक्षात्मक में आप ये समझो कि ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के पास वो क्या हो, अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के लक्षण इसमें पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया भाई, सरकार का स्वरूप का पता चलता है। तीसरा हमें क्या पता चलता है भाई, अगर मैं बात करूं चौथा हमें पता चलता है संविधान से सरकार के अंग एवं उनकी शक्तियों का पता चलता है। क्या है भाई, उनकी शक्तियों का पता चलता है, ठीक है। शक्तियां कैसे भाई, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे और उनके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, ये भी हमें किससे पता चलता है, संविधान से पता चलता है। देखो जैसे सरकार के अंग प्रमुख कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विधायिका, लेजिस्लेचर, दूसरी होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूट, तीसरी होती है न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक है। ये तीन सरकार के क्या होते हैं भाई, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फिर आगे मैंने क्या लिखा, उनकी शक्तियों का, एक तो हमें क्या पता चलता है, सरकार के अंग, पहली चीज तो इसका पता चल जाता है। दूसरा उसकी शक्तियों का, कैसे, क्योंकि भारत के संविधान में ये चीज लिखी होंगी कि संविधान संशोधन कैसे होगा, भारत के संविधान में लिखी होगी ये चीज
किसी भी देश के संविधान में ये चीज लिखी होगी कि हम संशोधन कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी भी देश में ये भी डिफाइन किया होगा उसके संविधान में कि कानून कौन बनाएगा, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा। तीसरा, अगर कानून बन रहे हैं दायरे से बाहर चले गए तो उन पर रोक कौन लगाएगा, या अधिकारों का हनन होने से कौन रोकेगा, मौलिक ये किसी चीज के किसी भी देश होगा उसके संविधान में लिखा होगा, तो लिखा होगा तो इनकी शक्तियां बांट दी गई हैं। तो इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, इसकी शक्तियां किसने डिफाइन कर दी, संविधान ने ही डिफाइन कर दी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं विधायिका, क्या भाई, विधायिका, तो विधायिका का मतलब क्या है, देखो विधायिका, देखो विधायिका में क्या होगा, विधि बनाने का अधिकार, क्या होगा भाई, विधि बनाने का अधिकार। अरे कोई भी कानून है, कानून कौन बनाएगा, संसद में तो पास होंगे, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति किसके अंग होते हैं, संसद के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विधायिका। तो विधि बनाने का अधिकार किसके पास है भाई, विधायिका के पास। उसका विधि का क्रियान्वयन, विधि का क्रियान्वयन कार्यपालिका करेगी। न्यायपालिका क्या है भाई, विधि की पालना करवाएगी, क्या करवाएगी, विधि की पालना, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि उसकी शक्तियों का पता चलेगा, इससे तो बेसिक उनकी जो पावर्स थी वो हमें पता चल गई। अब दिक्कत ये आती है कि थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको, जैसे विधायिका है, क्या है भाई, विधायिका है, तो विधायिका ये नहीं है कि उसके मन में आया और उसने कानून बना दिया और विदेश में लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे का मतलब ये यूं समझो कि जो कानून बनाएगी, जो भी कानून बनेगा, मतलब यूं कह सकते हैं कि विधायिका जो कानून बनाएगी वो कानून क्या होगा, संविधान के तर्क संगत होगा, क्या होगा भाई, संविधान के अनुरूप, क्या होगा भाई, संविधान के अनुरूप होगा, क्या होगा भाई, अनुरूप। संविधान के अनुरूप का मतलब कि जो कानून बनाया जाएगा वो संविधान के दायरे में रखकर बनाया जाएगा। ये नहीं कि आप संविधान से परे जाकर क्या बना दो भाई, कोई भी कानून बना दो, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आपने ऐसा कानून बना दिया जो आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो लोग कहां चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे कि ये गलत है। क्योंकि भाई जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं उनको मालूम होता है कि ये संविधान के दायरे से बाहर है, वो कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट फिर आदेश जारी करेगा कि इसका पुनरावलोकन किया जाए या उसमें कुछ सुधार किया जाए, ठीक है। तो इनके जो बनाए हुए कानून है उनके ऊपर क्या है भाई, पुनरावलोकन के लिए क्या बैठा दी हमने, न्यायपालिका बैठा दी। अब दूसरा कि हम ये मान लें कि न्यायपालिका कोई जज है और वो जज क्या करे, ऐसे फैसले सुनाने लग जाए जो कि कानून के दायरे से ही बाहर हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो कानून से परे जाकर फैसले सुना रहा है। अगर कानून से परे जाकर अगर वो फैसले सुनाएगा तो क्या होगा, कानून का उल्लंघन होगा। और कानून, मैंने बताया था कि जो संविधान है वो संविधान क्या है भाई, संविधान उस देश की सर्वोच्च विधि होगी। अगर संविधान सर्वोच्च विधि उससे बाहर जाकर वो फैसला सुना रहा है, इसका मतलब वो क्या है, गलत है। तो उसके लिए क्या होगा फिर, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है, उसी तरीके के प्रोसेस से क्या कर देते हैं, जज को क्या कर दिया जाता है भाई, बर्खास्त कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। तो मतलब इनकी शक्तियां भी इस तरीके से बना रखी हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या है भाई, कंट्रोल हो रखा है, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी भाई, शक्तियों का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये तो हमने क्या बताया, अभी तक तो मैंने आपको बताया था संविधान का क्या भाई, महत्व। अब हम चलते हैं संविधान के वर्णन के ऊपर, कि संविधान सॉरी वर्गीकरण पे, कि संविधान को किस किस तरीके से हमने बांट रखा है, वो देखो। संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण, देखो संविधान के वर्गीकरण में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम पता करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर, पहला, तो उत्पत्ति के आधार पर बताइए भाई, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक तो होता है निर्मित संविधान, क्या होता है भाई, निर्मित संविधान। दूसरा क्या होता है भाई, विकसित संविधान।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का संविधान कैसा है, निर्मित है या विकसित है? तो इसका मतलब क्या हो गया निर्मित और विकसित का? देखो निर्मित और विकसित में क्या है मैं बताता हूं। निर्मित का मतलब तो होता है कि निर्माण करना। देखो निर्माण, निर्माण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस संविधान को क्या है भाई, लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए में क्या होना चाहिए भाई, उसकी विवेचना करनी पड़ेगी, ठीक है। और विवेचना करने के लिए क्या होने चाहिए, सदस्यों का समूह। क्या भाई, सदस्यों का समूह है, ठीक है। इसका मतलब कुछ सदस्यों का समूह है, उसने इन कानूनों के ऊपर एक विवेचना या संज्ञान लिया और लेने के बाद कि ये सही है कि गलत है उसको लिखा और इस प्रकार से उसका निर्माण हुआ। ये क्या होती है, निर्माण की प्रोसेस होती है। इसका मतलब यूं मान सकते हैं कि जो संविधान निर्मित होगा, लिखित होगा, तो लिखित संविधान के लिए क्या होगा भाई, एक संस्था द्वारा क्या किया जाएगा, वो लिखा जाएगा और फिर उसको हम क्या बोलेंगे, निर्माण किया गया है। ये तो हो गया निर्मित संविधान का उदाहरण। दूसरा विकसित। विकसित मतलब विकास होना। क्या होना भाई, विकास होना। विकास हम क्या बोलते हैं, बच्चा पहले छोटा है फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो विकास हो रहा है बच्चे का। क्या हो रहा है भाई, निर्माण नहीं कर रहे हैं हम उसका, उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ऐसे ही क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नियम कानून और परंपराएं क्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है भाई, चली आ रही हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं ब्रिटेन की, क्या भाई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में परंपराएं ज्यादा है संविधान में। ब्रिटेन का संविधान अलिखित का क्या है, एक उदाहरण है मौखिक संविधान का। विकसित अगर संविधान का उदाहरण माने वो भी क्या है भाई, ब्रिटेन का संविधान क्या है, विकसित है। कारण क्या है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि इसको हम विकसित क्यों बोलते हैं। क्योंकि परंपराएं पहले 6 मतलब दादा परदादाओं वाली पीढ़ी थी, उसमें वो परंपराएं, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में, फिर उसकी मतलब वो परंपराएं लंबे समय से क्या हो रही है भाई, चली आ रही हैं। क्या हो रही हैं, चली आ रही है, विकसित हो रही है। एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में। तो मतलब क्या हो रहा है, वो विकसित हो रहा है। तो हुआ ये कि अब जब बात आ गई कि जब आधुनिकरण हो गया एक प्रकार से, जब ये इस प्रकार की मतलब परंपराओं और जो नियम कानूनों का संग्रह बनने लग गए, तो उसमें कुछ देश या कुछ राज्य जिसकी हम बात करें, उन्होंने उन परंपराओं को क्या कहा, सही ठहरा दिया कि ये परंपराएं बहुत लंबे समय से चली आ रही है और हमारे समाज के लिए सही है, हमारी नजर में क्या है, ये सही है, हम इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हैं या इनको संवैधानिक दर्जा देते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग अपना शासन चलाने के लिए, अपने समाज के लिए या इनको पालना करने के लिए तैयार है। हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारे लिए बेस्ट है, हमें इसमें कोई ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं करना। तो वो क्या है भाई, उन परंपराओं को क्या दे देते हैं हम, संवैधानिक मान्यता दे देते हैं। वो लिखी हुई नहीं होती, वो मान्यता ही होती हैं। तो वो जो संविधान होंगे वो क्या होंगे भाई, विकसित संविधान होंगे, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं संकलन के आधार पर, क्या भाई, संकलन के आधार पर, तो संकलन के आधार पर भी संविधान कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित, ये क्या होता है, देखो कई बार ये मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देश में ऐसा मतलब विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं हो। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं हो। सब देशों के संविधान लिखे हुए हैं, लेकिन ये लिखित और अलिखित का डिफाइन कैसे होगा कि जिस संविधान में लिखे हुए अंश की मात्रा कम और जो ज्यादा है, वही लिखित और अलिखित का क्या कर देती है, निर्धारण कर देती है। मान लो कोई देश का संविधान है, उसमें से 50+, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, विजेता किसको बोलते हैं, 50+1, जो 50+1 हो जाता है वो उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है, यूं मानते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है। 50+1 मतलब 51 वाले का धड़ा भारी होता है, ये एक बेसिक मतलब रूल है, हर जगह ही होता है। तो जिस संविधान में लिखित अंश ज्यादा है, लिखित अंश मतलब जैसे मान लो कि किसी देश के संविधान में 100 रूल है, उन 100 रूल में से 60 रूल लिखे हुए, 40 लिखे हुए नहीं है, तो 60 रूल लिखे हुए, इसका मतलब क्या है, लिखे हुए अंश की मात्रा की क्या है, अधिकता है। तो वो कौन सा संविधान हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। और मान लो किसी देश के उस मतलब किसी भी देश के संविधान में 100 कानून है, उन 100 नियम है मान लो, और 100 नियमों में से 40 तो लिखे हुए, 60 लिखे हुए नहीं है, 60 परंपराओं को हमने क्या कर दी, वैधानिक मान्यता दे दी। तो उसमें लिखित अंश की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो वो संविधान क्या माना जाएगा, अलिखित संविधान माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, भारत का संविधान ध्यान रखना निर्मित संविधान है, भारत का संविधान कैसा है भाई, लिखित संविधान है, ठीक है।
फिर इसके बाद ब्रिटेन, अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। तीसरा अगर मैं बात करूं शासन पद्धति के आधार पर, शासन पद्धति के आधार पर, शासन पद्धति के आधार पर क्या है भाई? दो ही प्रकार का है, एक तो लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक संविधान, दूसरा राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है भाई? लोकतांत्रिक संविधान कैसे पता चला कि यहां क्या दे रखा है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का रूल भारत में लागू है। मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान उसको सबसे ज्यादा शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से। तो मतलब जनता सर्वोपरि है, और तो जनता का मतलब यही होगा कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए ही है। ठीक है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल का रूल याद रखना। ठीक है, लोकतंत्र, राजतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति सब कुछ क्या करता है? निर्धारित कर देता है कि ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, बाकी किसी के पास मतलब वो अधिकार नहीं होते कि वो वहां अपील कर सके। जैसे अपने मौलिक अधिकार दे रखे, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कहां चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब व्यक्ति के पास, जनता का भी क्या है भाई? एक प्रकार से शासन ही है कि भाई मेरे साथ ये हुआ तो ये नहीं होना चाहिए, वहां चले जाते हैं। तो कहने का मतलब शासन पद्धति के आधार पर क्या है? दो प्रकार से, लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। फिर तीसरे की अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन के आधार पर, सॉरी चौथा, संविधान संशोधन के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर, यहां पर भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं भाई? एक तो कठोर संविधान, एक लचीला, लचीला संविधान। भाई भारत का संविधान न तो ज्यादा कठोर है, नहीं क्या है, ज्यादा लचीला है। न तो ज्यादा कठोर, न ज्यादा लचीला, बहुत अच्छा संविधान है भारत का। तो कठोर संविधान का मतलब क्या है? कि वो संविधान जिसमें संशोधन बड़ी ही कठिनता से हो, मतलब साधारण बहुमत से तो उसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। साधारण मतलब इजीली बहुमत मिल जाए उससे हो जाए। ठीक है, और कठोर, लचीले का मतलब यह है कि जिसमें साधारण बहुमत से भी क्या हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं। क्या भाई? भारत के संविधान में ये दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत का संविधान न तो ज्यादा कठोर है, न ही ज्यादा क्या है? लचीला है। चौथा, पांचवा, संघ के आधार पर। क्या भाई? संघ के आधार पर, संघ के आधार पर, संघ के आधार पर मतलब एकात्मक प्रणाली है या संघात्मक, दो प्रकार से। भाई संविधान से हमें यह पता चल जाता है कि एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। ठीक है, ऐसा संविधान जिसमें हमें सिर्फ ये पता चल रहा हो कि इसमें एक ही किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द क्या है भाई? सारी शक्तियां घूम रही हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो एकात्मक। संघात्मक मतलब जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रखा, वो क्या होगा? संघात्मक। तो ये आपका क्या था भाई? संविधान का वर्गीकरण था। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, देखो, चलो वो आपका जब टॉपिक आएगा उसी में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। अभी तो आप लोग, जैसे पहली क्लास ये हो गई थी, पहली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? संविधान बताया था क्या होता है। ठीक है, दूसरी क्लास में मैंने आपको बता दी क्या भाई? राज्य व्यवस्था क्या होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। तीसरा मैंने क्या बता दिया? संविधान का महत्व। क्या भाई? संविधान का महत्व और संविधान का वर्गीकरण, ये बेसिक, ये हमें जानना जरूरी था। ठीक है, ये बेसिक था। अब इससे आगे लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित क्या होता है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में करवा के चलूंगा। ठीक है भाई, एक थोड़ा सा इश्यू मुझे लगा कि
जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेज हैं उनको थोड़ा सा कम देखते हैं लोग, और जो वनडे एग्जाम की जो क्लासेस डालते हैं उन पर कुछ ज्यादा व्यू आते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है कोई भी सब्जेक्ट की ले लो आप, वो एटलीस्ट 4 से 5 क्लास जो स्टार्टिंग की होती है वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका बेस यहीं से क्लियर होगा। जब आपको राजव्यवस्था क्या है, क्या उसके अंग है, आप उसको रट्टा मारे जाओ, रट्टा मारे जाओ, लोकसभा, विधानसभा, संसद, फलाना, उससे कुछ नहीं होना। देखो वो रट्टा मारने पड़ेंगे। अब यहां से आप अगर उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी हर चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्या होते हैं, उनके आंसर हमारे नहीं आते, आंसर हमें नहीं मालूम होता, लेकिन उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति हमें समझ में आ जाती है कि क्या चीज पूछना चाहता है, तो उससे हमारे आंसर निकल के आ जाते हैं। तो ये चीज है कि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लासें है ना, ये आपको अच्छे से रीड करनी, इनको समझना है, ठीक है। दूसरा, एक भाई कमेंट करके है ना, आप लोग थोड़ा सा बताया जरूर करो कि क्या चीज आपको समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप इस चीज को कमेंट में आप बता सकते हो, आपको पूरा पूरा सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद।